गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर, और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है ये एक तरीके का ऐसा लॉ होता है जो अपन को ये बताता है कि दैट योर प्रोडक्शन इज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, मतलब एज एन व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट योर आउटपुट वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीज, मीन्स वी कैन से कि इट नॉट गिविंग और नॉट yielding you the equal amount of proportion incurred by you in increasing your input। ठीक है, इनपुट जितने से बढ़ाओगे उससे कम परसेंटेज से, उससे कम रेट से हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, यील्ड होगा, मतलब हमको रिटर्न में मिलेगा अगर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न अपन को बोलता है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ना स्कॉटलैंड के अंदर एक कल्टीवेटर थे, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस्ड की। उन्होंने क्या करा था, एक्सपीरियंस किया था। तो स्कॉटलैंड के अंदर एक कल्टीवेटर थे, उन्होंने देखा कि यार देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, मीन्स ही एक्सपीरियंस that as and when applications of the law of diminishing returns that an increase in the labor and capital, जैसे उन्होंने लेबर और कैपिटल को इंक्रीज किया on the cultivation of a piece of land after a certain time the yield the increased less than the proportion। तो उन्हें पता पड़ा कि थोड़े टाइम के बाद हमारा जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे जा रहा है। ठीक है, एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज अवर लेबर। ठीक है, दिस टेंडेंसी लेटर ऑन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर उस चीज़ को अपन ने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोल दिया। दिस concept was also further developed by the प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फिर फर्दर स्टडी किया और उन्होंने आगे जाके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला दैट व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, बट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इट गिव्स यू दी लेस रिटर्न। मतलब जैसे जैसे अगर अपन हमारा आउटपुट जो इनपुट जो है उसको अगर इंक्रीज करते हैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट पे आ जाता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे लिखा है दैट मार्शल ने बोला है एन इंक्रीज इन द कैपिटल एंड द लेबर अप्लाइड इन द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड कॉजेज इन जनरल रेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड अनलेस इट हैपन्स टू द कोइंसाइड्स विद एन इम्प्रूवमेंट इन एन आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब अनलेस अगर अपन सारी चीज़ों को कंडीशन को नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर अपन कैपिटल को और लेबर को एक साइड से इंक्रीज करते जाते हैं, या अगर अपन हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सो दैट वॉट एवर वुड बी द प्रोपोर्शनेट रिटर्न, ठीक है, जो भी आपको रिटर्न मिलता है इट वुड बी लेस इन कंपेयर टू योर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन योर इनपुट। ठीक है, ऐसा बताया था हमको मार्शल ने। तो अपन को पता ही है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर बेटा एक चीज़ याद रखना है कि जो भी लॉ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। और शॉर्ट रन में अपन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही चेंज कर सकते हैं, वी कैन नॉट चेंज अवर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमेशा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी बात होगी तो किसकी होगी, लेबर्स को या फिर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी। मतलब लेबर की बात कर सकते हो आप, मटेरियल की बात कर सकते हो, मतलब रॉ मटेरियल की बात कर सकते हो, वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फिक्स तरीके से लेबर ही लेते हैं जनरली, यहाँ पे जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न था उसमें भी यही रहते हैं। ये सारे जो लॉ अभी तक पढ़े हैं ना, ये सब अपने काय से रिलेटेड होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट रन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जब भी अपन अगर कोई बेनिफिट अवेल करते हैं, या कोई हमारा इनपुट अगर आउटपुट अगर हमारा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या कांस्टेंट होता है, जो भी होता है, तो वो किस चीज़ के, किस रीज़न के बिहाइंड होता है। तो रीज़न जो है उसका वो क्या है कि चेंज इन योर वेरिएबल फैक्टर्स। आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करने वाले हो, चेंज करने वाले हो। हमेशा याद रखना कि जब भी आपका चेंज होगा वो क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स, ना कि आपके फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर तो हमेशा क्या रहने वाले हैं, आपके कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा रही थी। बाकी अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक, वापस पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे जैसे अपनी बुक में ही दे रखा है, पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारी लेबर्स क्या होते जा रहे, इंक्रीज होते जा रहे, क्या होते जा रहे, इंक्रीज। तो आप देखो पहले लेबर 1 के कितने हो गए, 2। अब आप कॉमन सेंस लगाना है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता पड़ जाएगी। तो हमारी जो टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट थी वो क्या थी, 100 से 250 हो गई। मतलब लेबर डबल हुआ। तो आप देखो हमारा जो आउटपुट है ना वो डबल से ज़्यादा से इंक्रीज़ हुआ। मतलब देखा जाए तो 2.5 गुना हो गया। कितना हो गया, 2.5 गुना, मतलब 2.5 मल्टीपल में इंक्रीज़ हुआ और ये डबल हुआ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना आउटपुट जो इनपुट जो है वो क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है। क्या हो गया है, ट्रिपल हो गया है। बट यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो भी क्या हो रहा है, ट्रिपल से ज़्यादा परसेंट की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि 100 से 300 पे पूछा, 370 के ऊपर वो पहुँच गया, मतलब प्रोपोर्शनेट इंक्रीज था।
फिर हमने देखा लेबर को हमने 4 यूनिट तक लगाया तो फिर हमको इंक्रीमेंट मिला 470 का। फिर उसके बाद हमने 4 से 5 पे लगाया, तो मतलब जैसे जैसे सिंपल सी बात है, जैसे जैसे अपन ने लेबर को लगाया वैसे वैसे हमारा आउटपुट क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। ये तो हमारे बात हो गई काय की, टीपी की, मतलब टोटल प्रोडक्ट की। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये टीपी की बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट की। अब अपन देखते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मतलब क्या होता है, तो ये याद रखिए, मार्जिनल मीन्स होता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मतलब क्या, तो देखो एक लेबर से 2 लेबर पे पहुंचे, मतलब अपने अपना लेबर जो है कितने से इंक्रीज करा, 1 लेबर से इंक्रीज करा, तो हमारा आउटपुट भी कितने से इंक्रीज हुआ, 100 से कहाँ पे पहुंच गया, 250, मतलब कहाँ पे आ गया वो, 150 से इंक्रीज हुआ। अगर हमारा लेबर 1 लेबर इंक्रीज होता है, 1 यूनिट से लेबर इंक्रीज होता है, तो हमारा प्रोडक्शन 150 यूनिट से इंक्रीज होता है। वैसे ही हमारा लेबर देखो 2 से 3 पे पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया, 2 से 3 पे, मतलब 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ। तो हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट हमारा 250 से 370 पहुंच गया, मतलब कैसे इंक्रीज हो गया, 120 से। फिर नेक्स्ट देखोगे तो 470 पे पहुंच गया, मतलब इंक्रीज कितने से हुआ, 100 से। तो जिससे आपको पता पड़ता गया कि अच्छा हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था, जो कैसे आ रहा था, एक्स्ट्रा लेबर्स को लगा के आ रहा था, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक्स्ट्रा लेबर्स को लगा के आ रहा था, तो वो कंटिन्यू क्या हुआ, देखो पहले तो वो इंक्रीज हुआ, 100 से 150 पे पहुंचा, सॉरी वो तो नॉर्मल है, मैंने गलत बोल दिया, 100 तो नॉर्मली स्टार्टिंग में ही था, तो 150 से 120 पे हुआ, फिर 120 से 100 पे हुआ, 100 से 50 पे हुआ, 50 से 20 पे हुआ। ठीक है, मतलब आपको पता पड़ रहा है कि ये भी क्या होता है, एक लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बन गई काय के बारे में, डिक्रीजिंग रिटर्न के बारे में। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे, सिंपल सी चीज़ है, इसका आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमारा ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर अपन देखते हैं तो वो इस तरीके से होता है, पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या रीज़न होते हैं बेटा, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। दैट तो रीज़न पहला बोलता है डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट बोलता है फैक्टर्स आर लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद पॉइंट बोलता है लैक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशंस अमंग फैक्टर, एंड नेक्स्ट वुड बी योर इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। ये कुछ पॉइंट है जो हमको ये बताते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, ये लॉ क्यों एप्लीकेबल होता है, ये क्या रीज़न है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने के। फिर इसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर कि क्या क्या स्कोप है इस लॉ का, इसकी क्या लिमिटेशंस है, प्लस उसकी क्या इंपॉर्टेंस के पॉइंट आज सारी चीज़ अपन इसी में पढ़ लेंगे वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं दैट व्हाट्स द रीज़न। ठीक है, रीज़न क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। तो यू नो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिविजिबल, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, जैसे मेरा लैंड ऑक्यूपाइंग एरिया, जस्ट अज्यूम मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, मैं उसके ऊपर क्या करती हूँ, प्रोडक्शन का वर्क कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर का मैं लैंड को लेती हूँ और उसके ऊपर प्रोडक्शन का वर्क करती हूँ। अब देखो आप कॉमन सेंस लगाना, अपन क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं क्या शॉर्ट रन के केस में, नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं है। बट अपन ये कर सकते हैं कि पूरी लैंड ऑक्यूपाइंग एरिया, पूरे लैंड को अपन को कवर करना है प्रोडक्शन के लिए, कल्टिवेशन पर्पज़ के लिए, तो अपन लेबर इंक्रीज कर सकते हैं अपने। ठीक है, दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, जिसके थ्रू हमको क्या पता पड़ता है, जैसे आप लोगों को पता है कुछ अपनी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा इनकर्ड होती है ना। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद क्या होता है कि हमको पता पड़ता है कि अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रीसिएशन है, आप कॉमन सेंस लगाओ। अभी 4 महीने का लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे भी मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन तो लगा ना, बट अपन ने 4 महीने मशीन यूज़ करी थी क्या, नहीं करी थी, तो इट वुड बी इनडिविजिबल इन नेचर। ये कैसा होता है, इनडिविजिबल होता है, मतलब वी कैन नॉट सेपरेट इट, अपन उस चीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं लेक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन अमंग दी फैक्टर। वी कैन इजीली से कि हम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर आप सोचो कि अगर अपने पास एक मशीन है, चलो मशीन के बारे में ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, मशीन से हमको 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो पाता है। अब अपन के पास कोई ऑर्डर आता है जिसमें अपन को 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अब शॉर्ट रन के केस में अपन एक और मशीन तो लगा नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन डू, हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने पास लेबर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक शिफ्ट में मशीन पे एक लेबर काम करेंगे, मतलब इतने स्पेसिफिक 400 लेबर काम करेंगे, दूसरी शिफ्ट के अंदर अदर 400 मेंबर्स को अपन अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया कि हम लोग अपनी चीज़ों को परफेक्टली क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन इजीली मेक सब्सटीट्यूशन अवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फिक्स्ड को अपन वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही, बट आफ्टर अ लिमिट इट्स नॉट पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट दिस फैक्टर। एक लिमिट के बाद अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर पाएँ, चेंज कर पाएँ।
देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया नॉर्मली कि अपन गुड्स को मशीन्स एक मशीन से दूसरी मशीन नहीं ला सकते, तो अपन ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर लिया। यहाँ पे तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन देख लिया। बट अब अपन देखते हैं कि भैया ये पॉइंट अपन को लॉ की फॉर्म में कैसे बोल रहा है। तो लॉ की फॉर्म में आपके मन में आएगा कि ये बोल रहा है कि लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ ये है कि शॉर्ट रन के केस में अपन को थोड़ा सा टेंडर मिला है, 1000 की जगह 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अपन थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। बट आपको पता है मैनेज करना, या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इंप्लीमेंट करें तो वो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मशीन का एक कैपेसिटी होती है, मशीन को मेंटेन करने की एक लेवल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल लो, ठीक है, जस्ट अज्यूम आप लोगों को बोला जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आप कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। बट मान लो आपकी एग्जाम आ गई है ना, ये आप ह्यूमन बीइंग पे भी ट्राई कर सकते हो। आपके पास एग्ज़ाम आ गई और आपने सोचा कि मैं 8 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ। कितने घंटे करता हूँ? 8 घंटे। अब आपने 4 घंटे को रिप्लेस तो कर दिया 8 घंटे से, बट आप क्या कंटिन्यू 1 साल तक ये चीज़ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हमारा एक लेवल है जो हम ट्रेंड सेट करते हैं, ठीक है, हम एग्जाम तक ये चीज़ कर पाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम तक कर पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हम ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको एक ब्रेक चाहिए होता है। वैसे हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं ना, वो भी परफेक्टली एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाते। एक लेवल तक हो सकते हैं, जैसे थोड़े से टाइम पीरियड की बात करो तो हो सकता है, बट लंबे टाइम पीरियड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं फैक्टर्स आर लिमिटेड। सिंपल सी बात है कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर। ठीक है, उन्होंने बोला है द मीन्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड, दे कैन नॉट बी इंक्रीज एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, देयरफॉर दैट पर्टिकुलर लॉ ऑपरेट्स, मतलब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अपन को यही बोलता है कि हमारा जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट या जो हमारा लेबर है या फिर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपन एक लिमिट तक इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट फिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते। अब अपन ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट डिस्टर्बेंस ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्टिमम क्या होता है पहले ये चीज़ समझो। तो ऑप्टिमम मतलब होता है मैक्सिमम, मीन्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितना आपको चाहिए उतना ही अगर होता है तो इस वर्ड का मीनिंग होता है ऑप्टिमम। सो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, मतलब अपन को जैसे अगर अपने पास मशीन है तो मशीन के साथ साथ मशीन अकेले वर्क तो नहीं कर पाएगी, मशीन के साथ अपन को क्या लगाना पड़ेगा? लेबर लगाना पड़ेगा। तो मशीन और लेबर ये दोनों का अपन ने क्या करा है? कॉम्बिनेशन सेट करा, तो दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन शुड बी ऑप्टिमम, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे पास जो हमको क्या करे? मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे और एट मिनिमम कॉस्ट। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक्स बोलता क्या है? इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि इकोनॉमिकली मीन्स इफ यू हैव अ पर्टिकुलर इनपुट, अगर आपके पास कोई इनपुट होता है तो आपको मिनिमम इनपुट लगाना है, बट यू हैव टू गेट ऑप्टिमम या फिर मैक्सिमम आउटपुट। आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। इसी चीज़ के ऊपर कौन वर्क करता है? हमारा इकोनॉमिक्स वर्क करता है। तो यही चीज़ें की हैं जो क्या क्या रीज़न है ये लॉ को एप्लीकेबल होने के। So the optimum point of production is reached when the available factor resources are being put to their being possible use। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम पॉसिबल ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? हमारा प्रोडक्शन देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी इन द बेस्ट प्रपोर्शन। सिंपल सी बात है, हमको बेस्ट लेवल पे यूटिलाइज करना है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब, अगर हमने एक कॉम्बिनेशन सेट कर रखा है और अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स एवरी एडिशनल डज अ वेरिएबल फैक्टर विल ब्रिंग इन लेस देन प्रपोर्शनेट। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी ये कॉम्बिनेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे पास प्रपोर्शनेट जो रिटर्न होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड वे में हो जाएगा। किस वे में हो जाएगा? डिक्रीज्ड वे में। ओके, अब अपन बात कर सकते हैं व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, या इस चीज़ की क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, इसका क्या स्कोप हो सकता है और इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पढ़नी है बेटा वो ये है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ। इस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपन को ये बताते हैं कि ये लॉ जो है वो इंपॉर्टेंस है। पहले इंपॉर्टेंस के पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर अपन स्कोप और लिमिटेशन के पढ़ लेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ इज़ दैट इट इज़ यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये जो लॉ होता है ना, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन एवरी फील्ड। ठीक है, इट इज़ अ जनरल एप्लीकेबिलिटी। इस चीज़ की क्या होती है? सिंपल तरीके से हर जगह एप्लीकेबिलिटी होती है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ द मैल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। एज यू नो कि मतलब वैसे आपने ये थ्योरी पढ़ नहीं रखी होगी, ये थ्योरी पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपन को क्या बोल रहा है। तो जो थ्योरी है पॉपुलेशन की वो ऐसा बोलती है कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज़ तो हो रहा है, बट पॉपुलेशन का इंक्रीज़ जो है वो हाई परसेंटेज से हो रहा है एज़ कंपेयर टू आवर
फूड या अवर सब्सटेंसेस, मतलब अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्ड में, तो अगर अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो जो इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, उनके लिए अपन को प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बट अपना जो प्रोडक्शन का इंक्रीज़ है वो इस पॉपुलेशन के इंक्रीज से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है 25% से, बट हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है उस पॉपुलेशन को देने के लिए वो जस्ट अज्यूम 15% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक तरीके से कंडीशन काय की बन गई डिमिनिशिंग रिटर्न की, कि 25% लोग में से 15% लोगों के लिए खाना है, बट 10% के लिए तो खाना है ही नहीं, ठीक है। दैट्स द रीज़न इट कि मैल्थस की जो थ्योरी थी पॉपुलेशन की वो यही बोलती थी कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अवर फूड, जो हमारा फूड होता है या हम जो भी कंजम्पशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं बेसिस ऑफ द रेंट थ्योरी। रेंट थ्योरी जैसे पॉपुलेशन की थ्योरी होती है वैसे ही रेंट थ्योरी है, इसका भी बेस होता है एक तरीके से, जैसे कि रेंट थ्योरी इज़ ऑल्सो द बेस्ड ऑफ दिस लॉ। मीन्स जो रेंट की थ्योरी थी उसके अंदर ये बोला गया था कि रिकार्डो ने जो होल्ड किया था या जो उन्होंने व्यू दिया था, इट इज़ द यूज़ ऑफ मार्जिनल लैंड, मतलब कि हमको एक मार्जिनल लैंड या एक्स्ट्रा लैंड के बारे में बोला था उन्होंने कि दैट द यूज़ ऑफ मार्जिनल लैंड इन कल्टिवेटिंग रेंट, ठीक है, सॉरी इन कैलकुलेटिंग रेंट, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो जो भी हम मार्जिनल लैंड का यूज़ करते हैं अगर हमारे रेंट को कैलकुलेट करने के लिए, इज़ ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण ही हमने रेंट का जो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन जो है वो लैंड का डिसाइड किया था। नेक्स्ट बात कर सकते हैं इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन, तो ये तो सिंपल तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद बोल सकते हैं मोटिवेशंस टू न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये लॉ एप्लीकेबल होता है, तो ये इससे बहुत सारे एक बेनिफिट जो अपन को मिलेगा वो ये कि हमने जैसे अभी बात करी कि प्रोडक्शन जो है हमारा इतना % से इंक्रीज़ नहीं हो रहा एज % टू इंक्रीज इन अवर पॉपुलेशन, तो हमको ऐसे सोर्सेज यूज़ करने हैं, हमको ऐसे मीन्स यूज़ करनी है, प्लस हमें ऐसी मैथड्स यूज़ करनी है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना डिमिनिशिंग रिटर्न की, इस प्रॉब्लम को क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंस का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अभी अपन ने इंपॉर्टेंस के पॉइंट पढ़े, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्कोप और लिमिटेशन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जिसके अंदर होगा कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है।